नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 25 जनवरी का व्लॉग, जिसको मैंने सुबह से लेके रात तक शूट किया था। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि 24 जनवरी की वीडियो थी, कि मेरी बेटी की 24, 25 और 26 तारीख में लगातार 3 छुट्टियां थी, तो तीनों ही दिन मैंने वीडियो शूट की थी। उसी की आज दूसरी वीडियो यानी कि 25 जनवरी की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। हालांकि लास्ट वीडियो पे कोई खास रिस्पॉन्स मुझे मिला नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मेरा काम वीडियो बनाना है, रिस्पॉन्स देना या ना देना वो आप लोगों का काम है। तो चलिए सुबह सुबह से शुरुआत करते हैं। अभी 8 बजने में 10 मिनट हैं और मुझे उठे हुए करीब करीब 1 घंटा हो चुका है। पौने 7 बजे के आसपास मैं उठी थी। सुबह की बेसिक क्लीनिंग और अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह करके जो गर्म पानी मैं पीती हूँ वो पी चुकी हूँ अभी तक। उसके बाद मैं चली गई थी सीधा नहाने के लिए। और आज ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मेरा मन था कि मुझे सर धुलना है, लेकिन मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई, तो इसलिए सर मैंने नहीं धोया। और अभी जब मैं सुबह उठी थी ना, तो बाहर काफ़ी धुंध थी। हालांकि 9 बजते बजते वो धुंध थोड़ी सी कम हो गई थी। मैं बार बार बाहर जाकर देख रही थी कि धुंध कम हुई है या नहीं। और यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ ये स्ट्रेचेबल टी शर्ट, जो मुझे बहुत पसंद आती है और सर्दियों में अच्छी भी रहती है। हल्की सी गर्म कपड़े की ये है, तो इसी तरह के स्ट्रेचेबल कपड़े मुझे भाते हैं। और यहाँ पर है एक हैक जो कि हम बचपन में भी किया करते थे। किस किस ने ये किया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कि जब भी हम इस तरह से ऊपर से स्वेटर या जर्सी पहनते थे ना, तो नीचे वाले कपड़े को इस तरह हाथ से दबा लेते थे ताकि वो बाजू ऊपर न चढ़ जाए। और आज मुझे ठंड ज़्यादा ही लग रही थी, तो इसलिए मैंने अपनी कैप भी लगा ली, क्योंकि फिर नहीं तो सर दर्द होता है। और अभी सिर्फ मैं ही उठी हूँ, नहाई हूँ। पीछे आप देख रहे होंगे बेड पे कंबल है अभी, क्योंकि मेरी बेटी अभी उठी नहीं है। तो चलिए मैं पूजा के बर्तन साफ करके लाती हूँ और उसके बाद हम पूजा करते हैं। फिर हम चाय बनाएंगे। उसके बाद आगे का जो भी काम होगा धीरे धीरे बस उसको करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको उसके स्वेटर की हालत दिखा रही हूँ, जो कि ऊपर बाजू चढ़ा चढ़ा के मैंने बहुत ढीला कर दिया, क्योंकि जब तक इस तरह से ऊपर बाजू ना चढ़ाऊँ ना, तो मुझसे कुछ काम नहीं होता। बहुत से लोग होंगे ऐसे जिनको मेरे वाली ही ये प्रॉब्लम होगी। अभी देखिए 8:45 हो चुके हैं। पूजा मैंने कर ली है। उसके बाद मैं रख रही हूँ यहाँ पर चाय बनने के लिए। और मेरा बेटा, जो कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन हॉस्पिटल गया था, मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ, वो वापस आ गया था 24 जनवरी की रात को, जब मैंने जवे बनाए थे। लास्ट वीडियो में शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो अभी मैं यहीं पर उससे ही बात कर रही हूँ। वो भी उठ के आ गया है और उसको चाय चाहिए। तो बस मैं यही बोल रही हूँ कि चाय मैंने बनने के लिए रखी हुई है, 5-7 मिनट में बन जाएगी। 25 जनवरी का संडे था, इसलिए मेरा बेटा उस दिन घर पर ही रुका था। और अगले दिन यानी कि 26 जनवरी को सुबह वो फिर से हॉस्पिटल के लिए चला गया था, क्योंकि संडे को हॉस्पिटल में कुछ ज़्यादा काम था नहीं। और अभी देखिए काफ़ी हद तक धुंध छट चुकी है। सुबह जब मैं उठी थी उस टाइम तो बहुत ज़्यादा कोहरा था। और हालांकि दोपहर होते होते हल्की सी धूप भी निकली थी, क्योंकि ऐसा तो होता ही है कि जिस दिन भी कोहरा होगा धूप ज़रूर निकल जाती है। तो अब देखिए 9 बज चुके हैं और चाय जो मैंने बनने के लिए रखी थी वो भी अच्छे से पक गई है। तो चलिए अब हम लोग मिलके चाय पीते हैं। हम लोग क्या, एक्चुअली मैं और मेरा बेटा ही पियेंगे, क्योंकि वानी अभी तक भी नहीं उठी। उसको अभी 1 घंटा और सोना है, तो वो थोड़ा देर से उठेगी। तब तक मैं और मेरा बेटा चाय पी लेते हैं। और ये देखिए चाय को कप में डालते वक्त हल्की सी चाय मुझसे गिर गई। सभी से होता है, लेकिन मेन बात क्या है कि मैं इसको साथ के साथ साफ़ कर रही हूँ। मुश्किल से 5 या 10 सेकंड का इसमें टाइम लगा, लेकिन अगर मैं आलस में से छोड़ देती कि चलो बाद में करूँगी, तो यही काम ना मेरा करीब 2 से 3 मिनट का हो जाता। तो अगर आपका कोई काम 5 से 10 सेकंड में ही ख़त्म हो जा रहा है, तो उसको तुरंत कर लीजिए, बाद के लिए उसको मत छोड़िए।
और मुझे लगी हुई थी भूख, क्योंकि मैं सुबह थोड़ा जल्दी से ही उठी हुई थी, मतलब करीब 2-2.5 घंटे हो चुके हैं मुझे उठी हुई को। तो मैंने क्या किया कि चाय के साथ रात की बासी रोटी ले ली। रात की क्या, एक्चुअली कल दोपहर की, जो 24 तारीख की दोपहर में मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, मिक्स वेज के साथ मैंने बेसन वाली और कसूरी मेथी वाली रोटी बनाई थी, वही है ये। उसके साथ मैंने ले लिया है होममेड मक्खन, नोनी घी और अचार। ये मेरा बहुत ही फेवरेट नाश्ता है। कोशिश करती हूँ मैं कि रात की रोटी बच जाए ताकि मुझे बासी रोटी खाने को मिल जाए। और जैसा मैंने बताया कि दिन में थोड़ी सी धूप निकली थी, तो नाश्ता करने के बाद मैं चली गई थी सीधा ऊपर कपड़े धोने के लिए। लेकिन वो वाला पार्ट आज मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे आज आप लोगों के साथ बाजरे की रोटी की रेसिपी शेयर करनी थी और वीडियो लंबी हो रही थी, तो इसलिए कपड़े धोने वाला पार्ट आज मैंने इसमें से स्किप कर दिया। तो यहाँ पर मैंने लिया है बाजरे का आटा। आधा किलो आटा था मेरे पास, जिसमें से आधा पहले इस्तेमाल हो चुका है, यानी कि ये करीब 250 ग्राम आटा है। और इसको मैं खूब तेज तेज गर्म पानी से इस तरह से मिक्स करके रख रही हूँ। पानी मैं बहुत ही हिसाब से डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। ढक के मैं इसको रख दूंगी करीब 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद देखिए, जब हम ढक्कन हटाते हैं ना, तो जो भी भाप बनी थी ना गर्म पानी की, वो सारी ऊपर उस ढक्कन पे आ चुकी है। अब आता है मेन पार्ट। इस आटे को मसल के अच्छे से चिकना करना है हमें। और शुरुआत में आपने देखा कि गर्म पानी मैंने बहुत ही हिसाब से डाला था, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो आटा हमारा पतला हो जाएगा, फिर हमें उसमें सूखा आटा मिलाना पड़ेगा। इसीलिए शुरुआत में मैंने कम पानी डाला था, बस आटे को थोड़ा सा मिक्स करके रखा था। अब यहाँ पर अगेन मैंने गर्म पानी ही लिया है, थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके हाथ से और छींटे लगाते हुए मैं आटे को मसल के तैयार कर रही हूँ। और इस आटे का सबसे मेन पार्ट होता है इसको हथेली के पिछले हिस्से से मसल के चिकना करना, इस तरीके से। तो इसी तरह से बाजरे का आटा बनता है, इसी तरह से मक्का का आटा बनता है। और जब आप इस आटे को बनाने में इस तरह से अच्छा खासा टाइम देते हैं ना, करीब 10 से 12 मिनट तो आपको लगेंगे, तो आपकी रोटियां इतनी अच्छी बनेगी ना, आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगी कि रोटियां टूट जाती हैं या फिर अच्छे से बन नहीं पाती। देखिए आपके सामने ही मैं यहाँ पर गेहूं के सूखे आटे के साथ, जैसे हम सिंपल गेहूं की रोटियां बनाते हैं ना, उसी तरह से पलोथन लगाकर ये रोटी बना रही हूँ, यानी कि सूखा आटा लगा के। सिंपल रोटी का पेड़ा लिया हमने, उसको इस तरह से थोड़ा सा हाथ से फैला लिया और उसके बाद सिंपली जैसे हम गेहूं की रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह से मैं इसको चकले बेलन से बनाऊंगी। और आप देखिए रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। बिल्कुल इस क्लिप को मैंने कट नहीं किया है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमारी अच्छी सी बाजरे की रोटी बन गई है, जो कि बहुत ज़्यादा मोटी मैंने नहीं बनाई, थोड़ी सी पतली ही रखी है, क्योंकि वानी बाजरे की रोटी इसी शर्त पे खाती है कि अगर उसको रोटी पतली बना के दी जाए गेहूं की रोटी की तरह। आंच को मैंने मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा तेज़ आपको आंच नहीं रखनी है, नहीं तो रोटी जल जाएगी। और साथ ही एक और आप बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप बाजरे की रोटी इस तरह से गैस पे सेकेंगे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल गोल मटोल होके फूल ही जाएगी। तो इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि रोटी बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूलेगी और बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बाजरे की रोटी थोड़ी सी कड़ी ही बनती हैं और थोड़ी सी कड़ी ही वो स्वाद लगती हैं। सॉफ्ट रोटी तो गेहूं की बन ही जाती हैं, जिसको हम पूरे साल खाते हैं। तो इन सर्दियों में बाजरे की रोटी खाइए जो कि थोड़ी सी कड़क बनेंगी, और हो सकता है वो अच्छी तरह से फूले भी नहीं। लेकिन मेन बात है कि आपकी रोटी अच्छे से सिक जानी चाहिए, कहीं से कच्ची ना रहे। तो रोटी हमारी बाजरे की अच्छे से सिक गई है। उसके बाद उसके ऊपर जाएगा ढेर सारा घी। घी लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि बाजरे की रोटी ढेर सारे घी के साथ ही अच्छी भी लगती है और वो तभी पचती भी है। तो ये देखिए दूसरी रोटी भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। सिंपल जिस तरह से आटे का पेड़ा लिया, उसको जितना हो सके पहले हाथ से ही फैलाया, उसके बाद सिंपल गेहूं का आटा लगा के आप उसको बेलन से बेल लीजिए। आप चाहो तो सूखा आटा जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, वो आप बाजरे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं सिंपली गेहूं का इस्तेमाल कर लेती हूँ। और जैसा मैंने कहा कि इन रोटियों को मैं बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मोटी रोटी मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ। वो तरीका भी मैं आगे इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। फिलहाल बाजरे की रोटी बनाने का ये मेथड आपको कैसा लगा,
ईजी लगा या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ पर है मेरी बेटी की थाली जिसमें है बाजरे की रोटी, एक दिन पहले की बची हुई मिक्स वेज, और साथ ही ये सिरके का मूली और हरी मिर्च वाला अचार। हरी मिर्च तो वो नहीं खाती है खैर, लेकिन मूली उसको पसंद है सिरके की। साथ में है लस्सी। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बाजरे की थोड़ी मोटी रोटी बनाने का तरीका, जिसको हम या तो पानी के हाथ से बनाएंगे या फिर घी के हाथ से, आप जैसे भी चाहो बना सकते हो। यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने एक ट्रांसपेरेंट शीट ली है जिसको मैंने स्पेशली इसी चीज़ के लिए रखा हुआ है कि जब मुझे बाजरे की या फिर मक्का की रोटी बनानी होती है थोड़ी मोटे वाली। हाथ पे भी मैंने थोड़ा सा घी लगाया है और थोड़ा सा आटा ना मैंने एक्स्ट्रा लिया है, मतलब इस रोटी को बनाने के लिए पहले वाली रोटी के मुकाबले मैंने थोड़ा सा आटा एक्स्ट्रा लिया है। तो इसको भी जितना हो सका मैंने हाथ पे फैलाया। उसके बाद इस पॉलिथीन शीट पर इस तरह से रख के और आप हल्के हल्के से दबाते हुए इसको बढ़ाइए, ये आसानी से बढ़ जाएगी। अगर आपको ऐसा ना करना हो तो आप ये जो पॉलिथीन शीट है इसके ऊपर रख दीजिए, यानी कि डबल इसको कर लीजिए, कवर हो जाएगा उससे। इसके बाद आप इस तरह से हल्का हल्का हाथ लगाते हुए उसको फैलाइए तो आसानी से फैल जाएगी। अब मेन पार्ट आता है कि हमको इसको रोटी को इस पॉलिथीन से निकालना कैसे है। आप पॉलिथीन को एक साइड से पकड़िए और बस एक किनारे से रोटी को उठाते जाइए, आसानी से वो रोटी आपकी निकल जाएगी। हो सकता है पहली बार में आपसे अच्छी ना बने, दूसरी बार में भी अच्छी ना बने, लेकिन तीसरी या चौथी बार इस तरह से जब आप घी के हाथ वाली रोटी बनाएंगे ना तो ज़रूर बन जाएगी। मुझसे बन जाती हैं तो भाई सबसे बन जाएंगी, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मुझसे गेहूं की रोटियां भी अच्छे से नहीं बन पाती थी, और अब मैं धीरे धीरे मक्का की बाजरा की रोटी भी बना लेती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले तो मैंने चावल के आटे की रोटी भी बनाई थी, जो कि मैंने पहली बार बनाई थी, वो भी बहुत अच्छी बनी थी। अब देखिए, जब मीडियम गैस हमने रखी है ना तवे के नीचे, तो रोटी हमारी एक साइड से बहुत अच्छी सिक गई है। फिर उसको हमें दूसरे साइड से सेकना है, दूसरी साइड से भी बिल्कुल अच्छे से रोटी सिक गई है। अब हम इसको फ्लेम पे सेकेंगे। अगेन मैं यही कहूँगी कि ये उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा कि ये रोटियां बिल्कुल गोल मटोल होंगी, फूल जाएंगी और नरम बनेगी। नहीं, ये थोड़ी सी कड़क ही बनेंगी। हो सकता है फूले भी ना, जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये रोटी बिल्कुल नहीं फूली, लेकिन मेन बात है कि रोटी आपकी पक जानी चाहिए, कहीं से भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। और ये मोटी सी बाजरे की रोटी मैं खाने वाली हूँ। इस पर मैं लगाऊंगी ढेर सारा नोनी घी, जो कि मैंने सुबह नाश्ते में भी खाया था। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाला घी रोटियों पे लगा के। और जब रोटी गर्मा गर्म होती है ना तो उस टाइम तो इस घी का स्वाद आप पूछो मत। तो ढेर सारा नोनी घी मैंने इस पे लगाया है, क्वांटिटी आप देख ही सकते हो। और ये वाली रोटी ना बस एक ही काफ़ी थी मेरे लिए, इसी में ही मेरी तृप्ति हो गई थी पूरी तरीके से। तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है बाजरे की रोटी बनाना। तो उसके बाद किचन को मैंने समेटा नहीं एक्चुअली, आज बस यूं ही छोड़कर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी धूप सेकनी थी और साथ साथ मुझे गाजर भी छीलनी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे गाजर का हलवा बनाना है। और कपड़े काफ़ी हद तक सूख चुके हैं, क्योंकि सुबह तो हल्की धूप थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी कड़ी धूप आई और अच्छी तरीके से आज कपड़े खूब सूख गए। 25 और 26 जनवरी 2 दिन ऐसे थे जब बहुत तेज़ धूप निकली थी, इतनी तेज़ थी कि कभी कभी तो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और उसके बाद से लगातार बारिश बनी हुई है, ठंडक बनी हुई है। आज जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो पूरा दिन हो गया, सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए, बिल्कुल ठंडा माहौल बना हुआ है, चिल वाला। तो अभी सर्दी इतनी आसानी से नहीं जाएगी। तो यहाँ पर मैंने करीब 5 किलो गाजर ली थी। जिस दिन साग लिया था ना उसी दिन गाजर भी ली थी, यानी कि एक दिन पहले। तो इनको अभी मैं छील कर अच्छे से धो के रख लूँगी। ऊपर छत पर ये काम करने का एक और मेरा मतलब मकसद था कि धूप भी मिल जाएगी, साथ ही थोड़े खुले बर्तन में मैंने गाजरों को धो भी लिया था। अब मैं नीचे आ गई हूँ और जैसे मैंने कहा ना कि मैं रसोई को बस यूं ही छोड़कर चली गई थी, समेटा नहीं था। तो अब मैं फाइनली रसोई को समेट रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ और धीरे धीरे शाम के करीब 4 बज चुके हैं। और यहाँ पर आपने देखा मैंने स्वेटर नहीं पहना हुआ, क्योंकि बहुत देर धूप में बैठने के बाद ना अच्छी खासी गर्माई मिल गई मतलब शरीर को, तो स्वेटर पहनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हो रही थी।
अब यहाँ पर गैस स्टोव को अच्छे से मैंने साफ किया। साथ ही ये जो इसकी नॉब्स होती हैं ना गैस स्टोव की, इनको भी मैं डेली बेसिस पर ही क्लीन करती हूँ। ये निकल जाती हैं बड़ी आसानी से, तो सिंपली बस हल्के गीले कपड़े से मैं ये सब साफ कर रही हूँ, क्योंकि जब हम रोटी वगैरह बनाते हैं ना तो सूखा आटा कहीं ना कहीं इन नॉब्स के अंदर भी चला ही जाता है। तो सारी किचन क्लीन करने के बाद मैंने थोड़ी सी चाय बनाई थी शाम की, पूजा की, और उसके बाद आ गई हूँ बैक टू किचन। यहाँ पर मुझे दही जमानी है जो कि मैं कैसरोल में जमाऊंगी, जिसके लिए मैंने कैसरोल में थोड़ा सा गर्म पानी भर के और उसको बंद करके रख दिया है। जब तक मैं बाकी काम करूंगी तब तक ये जो गर्म पानी है ना वो कैसरोल में ही रहेगा। ये करीब आधा किलो दूध है जिसको मैंने बिल्कुल धीमी धीमी गैस पे पकने के लिए छोड़ दिया है। इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस करूंगी, जिसकी मैं दही जमाऊंगी। गाजर आप देख रहे हो धुली हुई रखी हैं, छील के धो के मैंने अच्छे से उनको रख दिया है, लेकिन आज हिम्मत नहीं है। नेक्स्ट डे मैं उनका गाजर का हलवा बनाऊंगी। अब यहाँ पर जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि साग मिल गया था, मेथी बथुआ पालक मिल गया था, सरसों नहीं मिल पाई थी, तो सरसों फिर आज ली थी मैंने। और यहाँ पर इस तरह से देखिए मैं पूरा बंच एक साथ कट कर रही हूँ। उसको मैंने खोला नहीं था, पहले जो उसकी जड़ें होती है ना लास्ट से, वो मैंने कट की हैं। और सरसों में से ना जो बस मोटे मोटे डंठल हैं सरसों के, वो मैं हटा रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल क्लीन सी सरसों है। मतलब बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि मोटी मोटी डंडियाँ इसमें नहीं हैं, दो चार जो हैं वो मैं साफ कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त मुझे इस साग को साफ करने में नहीं लगी। और साथ ही जब इस तरह से आप पूरा बंच एक साथ कट करते हो ना, तो जो बाद का वेस्टेज होता है ना लास्ट में जड़ों के पास, वो एक ही साथ में निकल जाता है। इसलिए आपको एक एक पत्ता छांटने की, उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि साग, मेथी, सरसों, मतलब इन सबको साफ करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन नहीं, अगर आप ये वाला तरीका आजमाएंगे ना तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मतलब करीब 20 से 25 मिनट में आप ये सारा साग साफ कर लोगे। काफ़ी सारा साग है ये, आप देख सकते हो। इसी तरह से मैंने मेथी का भी पूरा बंच आगे से पहले कट किया। उसके बाद मेथी के थोड़े थोड़े से मैं पत्ते तोड़ रही हूँ। हालांकि मेथी अभी ये इतनी कच्ची है कि मैं चाहूँ तो इसको पूरा का पूरा भी डाल सकती हूँ। बहुत ज़्यादा मेथी की डंठलें मैं साफ नहीं कर रही हूँ, बस जो बहुत मोटी मोटी डंठलें हैं उन्हीं को हटा रही हूँ, क्योंकि अभी ये सारी सब्जियां बहुत कच्ची हैं। ये होली के बाद जाके थोड़ी पक जाएंगी, तब आपको इनको अच्छे से साफ करना पड़ेगा। जैसे कि बिल्कुल पत्तियां पत्तियां लेते हैं ना हम, उस टाइम पे। इस टाइम पे तो आप इनकी डंडियां भी खूब अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। आपने अभी देखा मैंने इनकी डंडियां तोड़ के आपको दिखाई, वो कितनी नाजुक हैं, आसानी से टूट रही हैं। अच्छा, कुछ लोग ना मेथी को इस तरह से खींच के साफ करते हैं, मतलब पीछे की साइड से उसके जो पत्तियां हैं उनको खींचते हैं, लेकिन उससे होता क्या है कि एक अजीब सा धागा सा निकलता है जो हमारे दांत में फंसता बहुत है। तो अगर आपको इस तरह से मेथी साफ करनी है ना, तो आप सीधी तरफ से उसको पकड़िए, यानी कि जिस तरफ पत्ती की ग्रोथ है आप उस तरफ से उसको खींच के निकालिए। फिर वो जो धागा सा होता है ना मेथी का, वो नहीं निकलेगा। अब ढेर सारी मेथी बच भी गई है, सारी तो साग में खैर नहीं जाएगी, बाकी मेथी इस्तेमाल हो जाएगी, या तो मेथी के पराठे बन जाएंगे या फिर आलू मेथी की सब्जी बनेगी। सेम इसी तरीके से मैंने पालक को कट किया है, पूरे बंडल को नीचे से कट किया। उसके बाद मैं इसमें से देख रही हूँ जो भी कोई पीला पत्ता है या कोई पत्ता गला हुआ है उसको मैं हटा रही हूँ। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने पूरी सब्जी को, मतलब पूरे पालक के बंच को एक ही डायरेक्शन में रखा हुआ है। इसके साथ ही बीच बीच में ना इस तरह के घास के तुनके भी निकलेंगे, वो आप ज़रूर हटाइएगा, नहीं तो वो सारे साग का ना स्वाद खराब कर देते हैं। इस तरह के पीले पत्ते भी ज़रूर ध्यान से हटाइएगा। तो जैसा मैंने कहा कि मैंने पूरे बंडल को ना एक ही तरफ रखा हुआ है, उसको मैंने पूरा मिक्सअप नहीं किया कि मतलब आधी पत्तियां इधर कर दी आधी पत्तियां उधर कर दी, क्योंकि जब हम इस तरह से मिक्सअप करते हैं ना तो फिर साग को साफ करने में टाइम लगता है। मतलब कोई भी हरी सब्जी हो, आप उसके बंडल को एक ही डायरेक्शन में रखिए और बस उसको इस तरह से अलट पलट के साफ करते रहिए, तो आपका जो साग है अच्छे से साफ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। अब बारी आई बथुए की। बथुए को भी मैं इसी तरह से साफ कर रही हूँ। जो ज़्यादा मोटी मोटी डंडियां हैं उनको ही हटा रही हूँ, बाकी जो कच्ची कच्ची डंडियां हैं अभी उनको बिल्कुल नहीं हटा रही हूँ। और ये पूरा 250 ग्राम बथुआ है जो कि साग में इस्तेमाल हो जाएगा।
पहले जब भी मैं साग बनाती थी तो मुझे एक्चुअली इन हरी सब्जियों का अनुपात नहीं पता था, यानी कि कितना पालक रखना है, कितनी सरसों रखनी है। तो इस वजह से साग का स्वाद हर बार अलग ही हो जाता था। लेकिन अब मुझे अच्छे से पता लग गया है कि सबसे ज़्यादा होती है पालक और सरसों, उससे कम होता है बथुआ और सबसे कम होती है मेथी। तो मेथी यहाँ पर मेरे पास काफ़ी एक्स्ट्रा है हालांकि, लेकिन उसको मैंने साफ़ करके रख लिया है। वो किसी न किसी और काम में यूज़ हो ही जाएगी, या तो मेथी के पराठे बन जाएंगे या फिर आलू मेथी की सब्ज़ी बन जाएगी। बथुआ भी थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ही लिया था, यानी कि 2 बंच लिए थे बथुए के, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो टब में आप देख रहे हो ना, ये है साग। इसको मैं नेक्स्ट डे धोऊंगी। मैंने अच्छे से साफ ज़रूर कर लिया है लेकिन धोया नहीं है अभी इसको, क्योंकि अगर धो के रख दूंगी तो ये हल्का सा गला गला हो जाएगा। तो यहाँ पर है बथुआ जो कि एक्स्ट्रा लिया था मैंने, उसको साफ करके रख लिया है, ब्लांच करके रख लूँगी। यहाँ पर है मेथी, इसको भी ब्लांच करके रखूँगी और ये किसी न किसी काम में आ ही जाएंगी। मैंने अभी 1 या 2 वीडियो पहले आप लोगों को तरीका भी बताया था बथुआ और मेथी को ब्लांच करने का। अब यहाँ पर मैं सारा काम आपको दिखा रही हूँ। गाजरें अच्छे से छील के धो के मैंने रखी हुई हैं, और यहाँ पर है ये लस्सी जो मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रख दी थी क्योंकि इसका मुझे जामन लगाना है। हरी सब्जियों का जो वेस्ट है वो एक जगह इकट्ठा कर लिया है। बर्तन सारे धुल चुके हैं और अब मुझे साफ करनी है ये बोतलें, जिनमें 1 रात पहले मैंने गर्म पानी और विम लिक्विड डाल के छोड़ा था, जो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अभी फिलहाल मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, जो कि भगोने में आपने देखा, और जो दही वाला दूध है वो थोड़ा सा अभी ठंडा होने लग रहा है। मतलब एक दूध का टेम्परेचर मुझे थोड़ा सा कम करना है और एक दूध गर्म होने लग रहा है। तो तब तक मैं ये बोतलें साफ़ कर लूँगी, जिनको अगेन मैं गर्म पानी से ही साफ़ कर रही हूँ, और खूब अच्छे से ये साफ़ हो जाती हैं अगर आप इस तरह से 1 रात पहले या फिर एक पूरे दिन के लिए इनके अंदर कोई भी लिक्विड या फिर डिटर्जेंट डाल के और गर्म पानी के साथ भर के आप इनको छोड़ दोगे। तो अब ये बोतलें करीब 1-1.5 महीना खूब अच्छे से साफ़ रहेंगी। अब मुझे होली के बाद ही इनकी ये अंदर वाली क्लीनिंग करनी पड़ेगी। बाहर से तो मैं इनकी क्लीनिंग करती ही रहती हूँ, जब इनके अंदर तेल होता है तब भी मैं हल्के गीले कपड़े से या हल्के स्पॉन्ज से साफ कर देती हूँ। लेकिन अंदर से इस तरह की क्लीनिंग मैंने बताया भी था कि मैं 1 महीना छोड़ के 1 महीने बाद करती हूँ। तो अब ये जो बोतलें अब साफ हो जाएंगी ना, होली के बाद ही मैं इनको अच्छे से इस तरह से डीप क्लीन करूँगी। बाहर से आप देख रहे हो अच्छे से मैंने बर्तन साफ करने वाले स्पॉन्ज से इनको साफ कर दिया है और बिल्कुल चमक गई हैं हमारी ये बोतलें अगले करीब 1 से 1.5 महीने के लिए। तो अब आ जाते हैं वापस दही जमाने पे। जिस कैसरोल में मैंने गर्म पानी भर के रखा था ना, काफ़ी अच्छा उसका टेम्परेचर हो गया है। पानी को हम निकाल देंगे, उसमें हम डालेंगे ये लस्सी जो कि मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रख दी थी, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर ही होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए जावन जो होता है आपका। अब यहाँ पर दूध हम देख लेते हैं जो कि थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। आधा किलो दूध था ये, तो समझिए कि करीब 50 ग्राम दूध इसमें से रिड्यूस हो गया है पकते पकते। उंगली डाल के मैंने हल्का सा देखा है तो दूध इतना गर्म है कि उंगली वो सह सकती है, उसी की अच्छी दही जमती है। अब इस तरह से मैंने ये सारा दूध कैसरोल में डाल दिया और ढक के इसको हम रख देंगे। ये एक शॉल है मेरे पास जो कि मैं ओढ़ती नहीं हूँ, ये इसी काम आता है। इस कैसरोल को मैं इस शॉल के अंदर लपेट के रात भर के लिए रख दूंगी और बहुत ही बेहतरीन हमारी दही जम के तैयार होगी। क्योंकि सर्दियों में सभी को प्रॉब्लम होती है कि दही नहीं जम पाती, तो आप ये कैसरोल वाला तरीका इस्तेमाल करके देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट और गाढ़ी दही आपको मिलेगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी। साग को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद ये जो हरा वेस्ट बचा है इसको मैंने एक पॉलिथीन में इकट्ठा कर लिया है। सुबह गाय आएगी तो मैं उसको दे दूंगी, या फिर जो कूड़े वाले भैया होते हैं ना, वो भी इस वेस्ट को, ग्रीन वेस्ट को अलग से ले लेते हैं, तो मैं इसको सारे कूड़े के साथ मिक्सअप नहीं करती हूँ। अब यहाँ पर जो बोतलें हैं उनको मैंने इस तरह से कुकर के अंदर उल्टा करके रख दिया है ताकि उनके अंदर जो भी पानी है वो सुबह तक निकल जाएगा। फिर अगले दिन ही मैं उसमें तेल भरूंगी। जो इसकी ये नॉब्स हैं इनको भी इस तरह से छलनी में डाल के रख दिया है ताकि इनमें भी कोई पानी ना रहे। गाजर को अच्छे से अभी ढक के रख दिया है मैंने, क्योंकि नेक्स्ट डे ही बनेगा गाजर का हलवा।
यहाँ पर रसोई मेरी पूरी तरह से साफ हो चुकी है। रसोई का लगभग सारा काम भी निपट चुका है और आज डिनर में हमने बचा खुचा ही खाया था। 23 तारीख को यानी कि बसंत पंचमी को मैंने कढ़ी बनाई थी, तो वो भी बची हुई है थोड़ी सी। बस मुझे थोड़े से चावल ही बॉईल करने हैं। और एक दिन पहले यानी कि एक रात पहले जो मैंने जवे बनाए थे ना, थोड़े से वो भी रखे हुए हैं। तो बस यही सब मेरा और मेरे बच्चों का आज डिनर होने वाला है, इसीलिए रात के खाने का कुछ भी मैंने इसमें शूट नहीं किया। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारी टिप्स के साथ मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश तो ज़रूर की है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।